हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनसरकारी। आज हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स फॉर 27 अप्रैल 2024। तो सबसे पहला टॉपिक है अबाउट द पेटेंट फाइलिंग। हमने देखा कि जो पेटेंट फाइलिंग है इंडिया में 24.6% इंक्रीज हुई है। अभी बात करते हैं तो 83,000 पेटेंट्स जो हैं उसका मार्क हमने अचीव किया है, एंड इसको देख रहे हैं कि और भी ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा एंड धीरे धीरे 1 लाख का जो पेटेंट मार्क है उसको भी ये पास करेगा। इसमें हमने रोल देखा सबसे पहले तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, जिन्होंने अवेयरनेस फैलाने में अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बहुत ज्यादा हमें हेल्प की है। इसके अलावा अगर पेटेंट की बात करते हैं तो एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कि गवर्नमेंट इन्वेंटर्स को देती है, एंड इसको गवर्न किया जाता है बाय पेटेंट्स एक्ट 1970। और भी कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज में हमने देखा पेटेंट का रोल, जैसे कोविशील्ड वैक्सीन टेक्नोलॉजी जो था वहाँ पे। इसके अलावा हमने देखा जो लो कॉस्ट मेंस्ट्रुअल पैड्स जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इंडिया में, वहाँ पे पेटेंट का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। इसके अलावा नासकॉम की अगर बात करते हैं तो नासकॉम जो है इट स्टैंड्स फॉर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी इंडियन इंडस्ट्री को और भी ज्यादा प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कर रहा है। देन नेक्स्ट। इसमें क्या ऐड करेंगे कि सबसे ज़्यादा पेटेंट फाइलिंग कहाँ होता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो? चाइना, यूएस, यूके? आई थिंक चाइना में होती है। चाइना है। एंड सेकंड, इंडियन में कोई पेटेंट लॉ है, आईपीआर लॉ है, मानसी? पेटेंट्स एक्ट है 1970। हम्म, सब अलग अलग एक्ट्स है, लेकिन लॉ अगर बोलेंगे पॉलिसी तो आईपीआर पॉलिसी 2016 ऑन द बेसिस ऑफ दोहा राउंड एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट। दोहा 2001 में हुआ था और ट्रिप्स 1996-7 में हुआ था। और इंटरनेशनली वीपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा बेस्ड। ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी कन्वेंशंस हैं ऐसे ही पेटेंट रिजीम से रिलेटेड जिसका इंडिया सिग्नेटरी है। एक तो बर्नी कन्वेंशन है, पेटेंट फॉर कॉपीराइट से रिलेटेड है। बुडापेस्ट ट्रीटी है, देन पेरिस कन्वेंशन है। इसके अलावा दोहा डिक्लेरेशन जो मेंशन किया। हम्म सो नेक्स्ट और इज इंडिया में वी हैव द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मतलब अभी तो डीपीआईआईटी हो गया ये। दिस इज द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। हाँ। दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हम्म, सो नेक्स्ट है एसएलयू, मैच बॉक्स दैट फीड्स द ईवीएम कैंडिडेट्स इनको। सबसे पहले बात करते हैं तो एसएलयू जो है स्टैंड्स फॉर सिंबल लोडिंग यूनिट्स। इसका यूज किया जाता है 3 चीजें लोड करने के लिए हमारे ईवीएम में, जो कि है कैंडिडेट का सीरियल नंबर, फिर नेम एंड द सिंबल ऑफ द कैंडिडेट। तो ये जो इमेज में भी हम देख सकते हैं छोटा सा बॉक्स टाइप होता है। 2 से 3 मिनट लगते हैं ये इंफॉर्मेशन को लोड करने के लिए हर ईवीएम में। एंड ये जो प्रोसीजर है ये हर 2 से 5 दिन पहले किया जाता है जब भी वोटिंग होने वाली होती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि ये जो एसएलयू होते हैं इनको जैसे ही हमारा सिंबल जो है लोड हो जाता है ईवीएम के अंदर, इसको इमीडिएटली सील एंड स्टोर कर लिया जाए 45 डेज तक, इवन आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। इन केस कोई पिटिशन आता है 7 दिन के अंदर अंदर हमारे इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, तो जब उस पिटिशन के लिए एग्जामिनेशन होता है ईवीएम का, तो उस सेम प्रोसीजर के तरीके से हम एसएलयू को भी एग्जामिन कर पाए। तो अभी करंटली बात करते हैं तो 5,000 एसएलयू जो हैं वो ईसीआई यूज करता है। एंड जो ये एसएलयूज हैं इनका रीयूज होता है। एक बार हमने जब इसको सिंबल लोडिंग के लिए यूज कर लिया, इसको फिर हम बेसिकली जो हमारा इलेक्शन ऑफिसर है उसको दे देते हैं ताकि ये सेफ रहे, उनकी कस्टडी में रहता है 1 दिन बाद तक। फिर जैसे ही वोटिंग हो जाती है उसके बाद 2 ईवीएम मैन्युफैक्चरर्स जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है एंड उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इनको दे दिया जाता है। एंड फिर बाकी जो सीट्स में जहाँ पे सब्सिक्वेंट फेजेस में इलेक्शन होने वाले हैं वहां पे इन वीवीपैट्स को रीयूज किया जाता है। तो बेसिकली जो कोर्ट की ऑर्डर है इसकी वजह से 745 डेज तक इसको रखा जाएगा, एंड जिसकी वजह से ये जो रीयूजिंग होती है इन एसएलयूज की वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे कंसर्न उठ रहा है कि जो ईसीआई है
उसको बेसिकली 2000 और SLU जो है वो ऐड करने होंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे वही बात की जा रही है SLU से रिलेटेड। एंड SLU जो है उसमें 3 चीजें हमने देख ली, यही होती है। इसके अलावा कुछ दिन पहले ये प्रोसीजर होता है, 2 से 5 दिन पहले। तो इसमें तो एसएलयू मेजर से क्वेश्चन उठता है कि इफ ईवीएम इज प्रोग्रामेबल और नॉट, उसको एल्गोरिदम चेंज कर सकते हैं कि नहीं, पहले एक क्वेश्चन उठता है। दूसरे कि अगर प्रोग्राम फीड करते हैं तो कितने बार कर सकते हैं मानसी ईवीएम में? मतलब मेरे को समझ नहीं आया क्वेश्चन। प्रोग्राम को उसको आप प्रोग्राम जो होता है ना ईवीएम के अंदर में ऑटोमेटिकली काम तो नहीं करे, उसके अंदर में कुछ ना सेट एक ऑफ ही बार हो एल्गोरिदम सकता है होगा। मेरे हिसाब हाँ से, एक ही बार हो एक ही सकता बार है। हो सकता हाँ एक ही है। बार हो सकता है, उसके बाद फिर आपको बर्न करना पड़ेगा, मतलब द सॉफ्टवेयर, एंड तब वो भी तभी तो फ्लेक्सिबल होता है। ओवरराइट करना पड़ेगा हर एक चीज। और एसएलयू इज रिलीज्ड बाय द टू इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन, बीईएल एंड ईसीआईएल। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। और पूरा जो वर्किंग होती है, एक ईवीएम मशीन 15 साल तक ही चलती है। हम्म। एंड ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है, जब हम लोडिंग कर रहे होते हैं सिंबल्स की, उनके सुपरविजन के अंडर होता है। हाँ। सो नेक्स्ट, ECI ने जो पहले एक्सपेरिमेंट किया था EVM को इम्प्लीमेंट करने का, ये हुआ था हमारा परूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन केरला में। यहाँ पे जो ECI है, उन्होंने बोला था कि उनकी जो पावर्स है इन आर्टिकल 324 वो सुपरसीड करती है द कंट्रोल ओवर द प्रोसीजर। बट इसी पावर को यूज करके उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इन वोटिंग मशीन्स को परूर असेंबली में। इसके अलावा ECI जो है उन्होंने ऑल्सो रिलाई किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का सेक्शन नंबर 59 एंड जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है 1961, जिसमें उन्होंने बोला कि डायरेक्ट मेथड ऑफ वोटिंग जो है उसके चलते इन्होंने ये जो EVM है उसको इम्प्लीमेंट किया। बट फिर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी, तो उन्होंने बोला था कि उस टाइम पे जो बैलेट था उसका स्ट्रिक्ट सेंस में मतलब वोटिंग मशीन्स नहीं था, जो पेपर बैलेट ऑलरेडी चल रहा था वही था। एंड उस टाइम पे अगर बात करते हैं तो जो इशू रेज हुआ था कि जो गवर्नमेंट थी या जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो रेडी नहीं था फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ EVM। इसके बाद 2004 में अगर बात करते हैं, लोकसभा इलेक्शन जब हुए थे तब कंप्लीटली जो EVM था उसने टेक ओवर कर लिया था पेपर बैलेट्स जो कि यूज किए जाते हैं 543 सीट्स। EVM जो है उसको स्टार्टिंग के डिकेड्स में यूज किया गया था 16 असेंबलीज में, जिसमें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। एंड 2004 में सारे हमारी सीट्स थी उन सब में EVM को यूज किया गया था, कम्प्लीटली रिप्लेसिंग द पेपर बैलेट। तो परूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया वहां पे सबसे पहली बार किया गया था 40 इयर्स पहले। इसके बाद 5 मेजर आर्ग्यूमेंट्स जो हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की हैं, जो कि रेज की गई थी बाय द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो इन्होंने सबसे पहली आर्ग्यूमेंट जो पेश की गई वो थी फुल क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए, जिसमें इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो हर वोटर है वो वेरीफाई कर पाए कि उसका जो वोट है वो प्रॉपरली काउंट हुआ भी है कि नहीं हुआ। इसमें जो वीवीपैट स्लिप है उनको काउंट किया जाता है, मैच किया जाता है जो EVM की टैली हो रही होती है किसी 5 रैंडम पोलिंग बूथ्स में पर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हर पोलिंग बूथ में ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे बात की गई, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया कि जो 100% काउंटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए वीवीपैट स्लिप्स की, तो वो पॉसिबल नहीं है। एंड हम ये राइट नहीं दे सकते कि फिजिकल एक्सेस मिल पाए वीवीपैट स्लिप्स का, जिससे कि मिसयूज भी होगा। वीवीपैट स्लिप जो है उसमें 3 चीजें होती हैं, सीरियल नंबर, कैंडिडेट का नाम, उसके बाद सिंबल, जो कि 7 मिनट के लिए डिस्प्ले होता है ग्लास के अंदर, जिससे जो वोटर है वो वेरीफाई कर पाता है कि उसने जो वोट डाला है वही सेम कास्ट हुआ है कि सेवन नहीं। 7 सेकेंड्स के लिए होता है, 7 मिनट्स के लिए नहीं। सॉरी 7 सेकेंड्स, यस, 7 सेकेंड्स के लिए डिस्प्ले होता है ग्लास के अंदर। तो ये पहला आर्ग्यूमेंट पेश किया गया था, फुल क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया कि 100% काउंटिंग नहीं हो सकती है वीवीपैट स्लिप्स की। इसके बाद सेकंड, टैम्परिंग विद EVMs, जो EVM मशीन्स हैं उनको टैम्पर किया जा रहा है या फिर हैक किया जा रहा है, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, इसका आर्ग्यूमेंट हुआ। तो इसमें रोल आ जाता है माइक्रो कंट्रोलर का, जो कि EVM में होता है।
तो एक ही बार उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, एंड अगर उसको ऑल्टर करना भी है तो इट हैज टू बी बर्न। अब ये अगर बर्न किया भी जा रहा है तो इसको भी हम, जो हमारा इंजीनियर है मैन्युफैक्चरिंग 2 कंपनी से, वो इसको आके वेरीफाई कर सकते हैं कि ऐसा कुछ मिसयूज किया गया है कि नहीं किया गया है। यहाँ पे एसएलयू का भी रोल आता है, जिसमें बोला कि 45 डेज तक हम इसको सील करके रखेंगे, ताकि अगर ईवीएम में टैंपरिंग हुई है तो उसी टाइम पे हम एसएलयूज को भी सेम मेथड से एग्जामिन करेंगे। तो टैंपरिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हम सिक्योर्ड फॉर्मेट ही यूज कर रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया एंड एसएलयू के ऊपर डायरेक्शन दिया है। देन थर्ड आता है ईवीएम एंड वीवीपैट डिस्क्रिपेंसी। तो डिस्क्रिपेंसी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो अभी तक एक ही जगह पे हुई है, मैदुपुर असेंबली आंध्र प्रदेश में, जो कि 2019 में हमने देखा था। ईवीएम ने जो काउंट किए वोट्स, तो 14 वोट ज्यादा उसने काउंट किए थे, विच वॉज रिकॉर्डेड बाय वीवीपैट। इसके अलावा और केसेस में इसको नहीं देखा गया है, तो हम इसको जनरलाइज करके नहीं कह सकते कि ईवीएम वीवीपैट डिस्क्रिपेंसी है, जो काउंटिंग प्रोसीजर है उसमें कोई डिफेक्ट है। इसके अलावा वीवीपैट स्लिप जो है वो वोटर को दी जाए, ये आर्गुमेंट पेश किया गया, बट इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं कि फिजिकल एक्सेस जब स्लिप की मिलेगी वोटर को, एंड जो वोटर है वही उस स्लिप को देन बैलेट बॉक्स में डालेगा। तो इसकी वजह से ऑलरेडी जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है कि ग्लास विंडो में हमें वीवीपैट स्लिप दिखती है 7 सेकेंड्स के लिए, वो खत्म हो जाएगा। मैल प्रैक्टिसेस, डिस्प्यूट या फिर मिसयूज और स्लिप का होना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। इसके अलावा लास्ट आर्ग्यूमेंट जो दी गई थी वो थी कि पेपर बैलेट्स पे हम रिटर्न कर जाएं, जिसमें एग्जांपल लिया गया जर्मनी में, जो कि रिसेंटली मूव बैक हुआ है टू द पेपर बैलेट्स। तो इसको पेश किया गया, बट ये हमारे लिए फीजिबल नहीं है, एंड जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है वो बढ़ जाएगा। तो ऑलरेडी इफेक्टिव मैकेनिज्म ईवीएम का हम यूज कर रहे हैं, तो उस पर हमें स्टिक करना चाहिए। इसके अलावा ये भी सजेस्ट किया गया कि जो वीवीपैट स्लिप है उसके ऊपर ही हम एक बार कोड लगा दें, ताकि हम काउंटिंग मशीन्स का यूज कर पाएं, एंड जो डिले होता है हमारे काउंटिंग प्रोसीजर में उसको मिनिमाइज कर पाएं। तो इस चीज को फर्दर हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में ये कितना फीजिबल हमारे लिए हो पाएगा कि नहीं। सो ये 5 मेजर आर्ग्यूमेंट्स थे जो पेश किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। एंड देन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वीवीपैट का परूर असेंबली में हुआ, एंड देन एसएलयू 45 डेज आफ्टर द इलेक्शंस हैव बीन इलेक्शन रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सील रखा जाएगा। तो ये मेजर पॉइंट्स थे रिगार्डिंग ईवीएम एंड इलेक्शन प्रोसीजर। इसके बाद आता है नेक्स्ट, हाउ इसरो यूज सैटेलाइट रिमोट एक सेंसिंग टू मैं ऐड करना एनालाइज। चाहूँगा करुण, जो वीवीपैट और ईवीएम वाले जो इशू है उसमें कभी मिसमैच का ऑप्शन नहीं आया, कभी आया ही नहीं है ऐसा कंडीशन। बस ऐसा हुआ है कि वीवीपैट कहीं काम नहीं कर रहे थे, कहीं पर मॉइस्चर ज़्यादा था तो पेपर अटक गए थे, मतलब जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उस पर इशू आ रहा था वीवीपैट और ईवीएम में। कभी ऐसा नहीं आया कि ईवीएम में जिसको वोट दे रहे हैं वीवीपैट में नहीं दिखा रहा है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। नॉट अ सिंगल केस ऑफ मिसमैच एंड डिफेक्ट। तो बस ये Continue. The next is how ISRO is using satellite remote sensing to analyze the glacial lakes in Himalayas. तो यहाँ पे ग्लेशियल लेक्स जो हिमालयाज में है उसमें रिमोट सेंसिंग ही क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो ये लेक लोकेटेड है ऐसी जगह पे लोकेटेड है, ये बाय व्हीकल हमें वायबल ही नहीं है कि हम वहां पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच जाता है रिमोट सेंसिंग का, जो कि इसरो कर रहा है हमारे इंडियन हिमालयन रिवर बेसिन में, जो कि स्प्रेड होता है इंडिया में, नेपाल में, तिब्बत में, एंड देन ऑल्सो भूटान में। तो यहाँ पे बेसिकली एक्सपेंशन कितना हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग का कितना इम्पैक्ट आया है हमारे ग्लेशियल लेक के कैचमेंट एरिया पे, वो हमने देखा है। ग्लोफ, जो कि इट स्टैंड्स फॉर ग्लेशियल लेक आउटपोस्ट फ्लड, जो कि बहुत सारे रीजंस की वजह से आता है, एंड ग्लेशियल लेक्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमने डेटा में देखा कि 2431 लेक्स जो हैं, दे एरिया में वो 10 हेक्टेयर से बड़े हैं। इन लेक्स में से 676 लेक्स ऐसे हैं जो जिनका और भी ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है 1984 से लेके अभी तक। इसके अलावा 601 लेक ऐसे हैं जिनका साइज ऑलमोस्ट डबल हो गया है, जिसमें से 130 जो है वो लोकेटेड हैं हमारे इंडस रिवर बेसिन में, गंगा रिवर बेसिन में, और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में इंडिया के अंदर। तो हमने देखा कि कैसे जो हमारा ग्लेशियर है उसका मेल्टिंग रेट, और जो ग्लोफ है, ग्लेशियर लेक है, इनका जो ग्लेशियर लेक्स का जो एरिया है वो इंक्रीज होता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से।
एंड जो ग्लेशियर लेक है इनके फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं तो इनमें टाइप होते हैं अलग अलग, एक तो मोरेन डैम्ड, आइस डैम्ड, देन इरोजन डैम्ड लेक्स। इसमें मोरेन डैम्ड और जो आइस डैम्ड लेक्स होते हैं, बेसिकली जो आइस का फ्रंट होता है ग्लेशियर के बीच में जो डिप्रेशन नेचुरली बना होता है, उसमें जब सेडिमेंट्स और रॉक्स की वजह से डिप्रेशन बनता है एंड हमारा जो वाटर सीपेज हो रहा होता है वो इकट्ठा होता है, तो ये ग्लेशियर लेक्स बनते हैं। इसके अलावा इरोजन वही होता है कि डिपोजिशन ऐसे हो रहा है हमारे सेडिमेंट्स का कि एक डिप्रेशन एंड क्लोज्ड हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे हमारा वाटर जो है इकट्ठा होता है, नेचुरल डैम बन जाता है एक तरीके से। And ऊपर से जब हमारा ग्लेशियर का चंक है, जब वो इस ग्लेशियर लेक में गिरता है तो ग्लॉफ होता है, सडनली फ्लडिंग होती है डाउनस्ट्रीम एरियाज में, जिसमें जो डेब्रिस है उसको अपने साथ ये कैरी करता है एंड अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, सडन होता है बहुत ज्यादा, इसलिए और भी ज्यादा डैमेजिंग होता है। अगर मॉनिटरिंग के लिए बात करते हैं तो इसमें फील्ड वर्क इंपॉर्टेंट होता है कुछ कुछ, जिसमें हम इंस्टॉल करते हैं मोशन डिटेक्शन कैमरास इंस्टॉल करते हैं, इसके अलावा वाटर लेवल सेंसर्स इंस्टॉल करते हैं, या फिर डिस्चार्ज मीटर हम लगाते हैं ग्लेशियर लेक के आसपास। इसके अलावा एकदम से जो हमारा ग्लेशियर लेक है जो कि थ्रेट पोज कर रहे हैं, जैसा हमने देखा जो गेफन गथ लेक है हिमाचल प्रदेश में जो कि पोज कर रहा है सिसु, जो कि लाहौल वैली में लोकेटेड है, वहां पे ग्लोम का इवेंट हो सकता है। इसके अलावा सिक्किम में जो साउथ लोनाक लेक था वहां पे यूज किया गया था हमारा हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन पाइप्स, जिससे कि जो वाटर लेवल है उसको रिड्यूस किया गया था इमीडिएट बेसिस पे, ताकि जो सस्पेक्टेबिलिटी है हमारे ग्लोफ इवेंट होने की वो कम हो पाए। तो ऐसे ग्लेशियर लेक्स को एनालाइज किया जा रहा है इसरो के द्वारा, एंड इनका जो साइज है वो मोर देन डबल हुआ है 601 लेक्स का, जिसमें से 130 इंडिया में लोकेटेड है। सो नेक्स्ट इज प्री इसमें प्रोग्रामिंग हो। वन थिंग आई विल ऐड, एटलस प्रोग्राम है, जैसे इसरो ने रिमोट सेंसिंग यूज कर रहे हैं फॉर द ग्लेशियर लेक, वैसे ही एटलस प्रोग्राम दे आर यूजिंग टू एनालाइज लैंडस्लाइड प्रोन एरिया इन दैट रीजन। तो हर एक के लिए अलग अलग टूल मैकेनिज्म यूज है ताकि जो डेटा यूज वैल्यू रहे, इट कैन बी एसेस बाय द बोथ पब्लिक एंड गवर्नमेंट, और उससे पता लग सके कौन से प्रोन इलाके हैं फॉर द बोथ ग्लेशियर लेक एंड ऑल्सो द लैंडस्लाइड, ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट आसानी से काम कर सकते हो। एंड ज्योग्राफिकल टर्म्स में अगर बात करते हैं, जो ग्लेशियर लेक्स होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े लोअर जो हमारे बेस के एरिया होते हैं वहां पे लोकेटेड होते हैं ग्लेशियर्स में। बट सर्क की जब बात करते हैं तो जो टॉप है हमारे ग्लेशियर्स का, जो माउंटेन्स है उनके बीच में लोकेटेड होते हैं, तो जो एलिवेशन जो होता है सर्क्स का ज्यादा होता है एंड ग्लेशियर लेक्स का कम होता है। इसके अलावा हमने बात की ऑलरेडी कि प्री प्रोग्रामिंग हो सकती है ईवीएम्स की कि नहीं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पेपर बैलेट पे हम जाएंगे तो पेपर यूसेज इंक्रीज होएगा, एंड लॉजिस्टिकल चैलेंजेस जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी है ईवीएम के साथ, उसके अलावा भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो ईवीएम जो है वो ज्यादा फीजिबल है, माइक्रो कंट्रोलर जो है वो एक ही बार प्रोग्राम हो सकता है एंड उसको बर्न किया जाएगा अगर कोई भी ऑल्ट्रेशन लेके आया जाएगा तो। इसके अलावा उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं जो दो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हैं उनके इंजीनियर्स के द्वारा। सो नेक्स्ट इज यूएस कॉल्स इंडिया अमंग मोस्ट चैलेंजिंग ऑन आईपीआर सेफ्टी। सो आईपीआर सेफ्टी की बेसिकली बात की जा रही है, मेजर इकोनॉमीज उनमें क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, इन्फोर्समेंट और प्रोटेक्शन कैसे हो रहा है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, यहाँ पे बात हो रही है उसके बारे में। यहाँ पे बात हो रही है कि इंडियन अथॉरिटीज जो है उन्होंने प्रोग्रेस भी किया है बहुत सारी चीजों में, बट एक स्पेशलाइज्ड आईपी इन्फोर्समेंट यूनिट होनी चाहिए, एंड जो कि सेटअप भी की गई है। एंड कोर्ट्स जो हैं उधर दिल्ली में मद्रास हाई कोर्ट्स में हमने देखा आईपीआर बेंचेस भी सेटअप हुए हैं, जो कि कैलकाटा हाई कोर्ट में भी आने वाला है। इसके अलावा पेटेंट्स अमेंडमेंट रूल जो 2024 में फाइनलाइज किए गए हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि प्रोसीजर जो हो रहा है हमारा प्री ग्रांट ऑपोजिशन के बारे में उसको अमेंड किया जाए। इसके अलावा जो रिपोर्टिंग हो रही है पेटेंट के वर्किंग के उसको अपडेट किया जाए, एंड जो फॉरेन एप्लीकेशन है उनमें कितना टाइम लग रहा है रिपोर्टिंग में उसको डिक्रीज किया जाए। तो ये सब इन अमेंडमेंट रूल्स में हमने फाइनलाइज किया है। इसके अलावा चैलेंजेस आते हैं ट्रेडमार्क जो काउंटरफिटिंग कमोडिटीज को मिल रहा है उसमें, फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर्स हो गया या फिर मेडिसिन हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया।
एयरक्राफ्ट के पार्ट्स या फिर फूड बेवरेजेस इनमें। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि जो टॉप पे है तो चाइना है, देन इंडिया भी है, एंड थर्ड पे आप ऐड कर दीजिए कौन। हाँ, तो मैं इसमें ऐड कर देना। मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें कि व्हाट आर द चैलेंजिंग इशू इन इंडिया। तो पहले बात है कि इंडिया टॉक्स अबाउट कंपल्सरी लाइसेंसिंग इन द वैक्सीन डेवलपमेंट, ऑल्सो इन द जेनरिक मेडिसिन, so that under the public interest government can issue direction to the companies, they can use the formulas and they can manufacture drugs for the use for the public at a very affordable and cheaper rate. तो कोविड के समय देखा गया था वो हर एक इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो लिस्ट में रहते हैं NEML, नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में, वो ऑडिट करते हैं। कंपल्सरी लाइसेंसिंग। दूसरे जो इशू है इंडिया में कि IPR प्रोफेशनल बहुत कम है इंडिया में, उसका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। IPR इन्फोर्सन करने के लिए आर्बिट्रेशनल काउंसिल जो दिल्ली में बात हो रहा था उसको भी इन्फोर्स करना जरूरी है। IPR बेंच हैव बीन सेट अप इन दिल्ली एंड मद्रास हाई कोर्ट, लेकिन उसमें मोर एंड मोर स्पेशलाइजेशन चाहिए। फिर थर्ड वुड बी IPR लॉज है और उसका जो एप्लीकेशन है लॉज है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट लॉज है, तो एक लॉ होना चाहिए। ऐसे पेटेंट के लिए अलग है, GI टैग के लिए अलग है, तो एक ही इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, एक ही लॉ होना चाहिए इसके अंदर में सब पार्ट हो, तो वो एक हो सकता है। तीसरा फिर कुछ कुछ एरियाज में जहां पर इंडिया ने अभी तक साइन नहीं किए, फॉर एग्जांपल WPO में इंटरनेट ट्रीटीज में, WPO इंटरनेट ट्रीटी बात करते हैं विद रिगार्डिंग टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंटरनेट, कहीं भी डेटा फ्री फ्लो मूव कर सकते हैं, लेकिन इंडिया बात करते हैं कि डेटा सॉवरेंटी, इंडिया बात करते हैं डेटा लोकलाइजेशन, अपने घर में डेटा अगर कोई कंपनी उठा रहे तो वहीं पर स्टोर होना चाहिए। एंड इसमें अगर हम बात करते हैं ट्रेड मार्क्स के लिए, तो जैसे कि पेटेंट्स दे लास्ट फॉर 20 years। ट्रेड मार्क्स के लिए ऐसे कोई टाइम पीरियड नहीं है अंडर द ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999। ट्रेड सीक्रेट्स की बात करते हैं तो दे आर ऑल्सो फॉर अनलिमिटेड टाइम। इसमें दे आर जस्ट प्रोटेक्टेड थ्रू रजिस्ट्रेशन, कोई एक्ट नहीं है ट्रेड सीक्रेट्स के लिए, बाकी सबके लिए इंडिया में एक्ट है। GI के लिए जो टेन्योर है वो 10 years का होता है, उसके बाद वो रिन्यू किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल डिजाइन का भी इट इज अंडर द डिजाइन एक्ट 2000, 10 years के लिए टाइम पीरियड है। और कॉपीराइट का वेरिएबल है, उसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। बाकी बुडापेस्ट ट्रीटी 1977, दिस इज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और मार्राकेश VIP ट्रीटी है 2016 की, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस। और एक कपिला प्रोग्राम है, द कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन, and National IP Awareness Mission, NIPAM, NIPAM. You can move forward, Karuna. नोडल एजेंसी वाइज जो डिपार्टमेंट ऑफ DPIIT। हाँ, पेटेंट्स, हाँ पेटेंट्स के केस में DPIIT, सिर्फ पेटेंट्स के लिए। नेक्स्ट इज क्रेडिबिलिटी ऑफ वोटिंग मशीन्स। ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है कि जो EVMs हैं सिंपल एंड सिक्योर है, यूजर फ्रेंडली है, तो पेपर बैलेट्स पे वापस जाने से लॉजिस्टिकल इश्यूज हमारे इंक्रीज होंगे। We can go to next. So next is study says solar radiation available for producing power is falling in India. So basically जो aerosol particles हैं उनकी वजह से जो efficiency है हमारे सोलर पैनल्स की वो डिक्रीज हो जाती है, जैसा कि IMD ने भी बोला है। तो हमारा एयरसॉल पार्टिकल्स जो है फाइन पार्टिकल्स है, कार्बन एमिशन से आते हैं, फॉसिल फ्यूल बर्निंग से आते हैं, देन डस्ट एंड और भी ज्यादा क्लाउडिंग क्रिएट करते हैं, जिससे जो सोलर रेडिएशन है कम पहुंच पाती है हमारे सरफेस तक। इनका इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हमारी उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। जो सोलर फोटोवोल्टेइक SPV जो कि है हमारा अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो कि अवेलेबल होता है इलेक्ट्रिसिटी पैनल्स को, वो कम हो रहा है। हमने देखा अहमदाबाद में, चेन्नई में, गोवा में, न्यू दिल्ली में। इसके अलावा एयरोसॉल पार्टिकल्स जो हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं दूसरे वे में, ग्राउंड से लेके दूसरे डायरेक्शन में, एंड ऑल्सो डेंस क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जो कि अगेन सनलाइट को ब्लॉक करता है। अगर इंस्टॉल्ड पावर की बात करते हैं, सोलर पावर कैपेसिटी 81 गीगावाट्स है, एंड हमारा जो गोल है वो 500 गीगावाट्स तक जाना है बाय 2030। इसके अलावा इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क जो है वो लोकेटेड है हमारे नॉर्थ वेस्ट रीजन में, जो जिसमें आता है गुजरात एंड राजस्थान। सो बेसिकली जो
एयरसॉल पार्टिकल से कैसे वो हैम्पर कर रहे हैं हमारे सोलर रेडिएशन को ग्राउंड सरफेस तक पहुंचने तक, एंड जो एसपीवी है वो डिक्रीज हो रहा है जो कि सोलर पैनल्स के लिए अवेलेबल होती है। इसके अलावा डिक्रीजिंग ट्रेंड है 1981 से 2006 में हम देखते हैं। ग्रेटर डिमिंग हमने देखा, जो सनलाइट है वो ब्लॉक हो रही है। सो ये इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में एयरसॉल का क्या रोल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पर, करेंटली 81 गीगावाट इंस्टॉल सोलर पावर कैपेसिटी एंड 500 गीगावाट टारगेट है 2030 तक, जिसमें से 50% ओवरऑल नो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से आना चाहिए। और एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है सोलर पैनल में। पहले बात है कि सोलर पैनल के ऊपर में जो डस्ट जम जाते हैं उसको कैसे हटाया जाए। तो इसमें से एक यूज होता है टेक्नोलॉजी, और जो ग्लास होते हैं उनके ऊपर जो ग्लास होते हैं, इट इज कोटेड विद सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल, हाइड्रोफिलिक मटेरियल, जिसके कारण डस्ट स्लाइड ऑफ कर सके। एक उसका क्योंकि एरोसोल आपने बताया जो सस्पेंडेड है इन द एयर, जो एरोसोल ग्लास के ऊपर एक लेयर के फॉर्म में बैठ जाते हैं, उनका क्या। तो एक चैलेंज ये भी है। सोलर पैनल की क्लीनिंग है उसमें बहुत सारे केसेस में वाटर का भी यूज किया जाता है, जो स्प्रिंकलर्स अटैच होते हैं, तो वहां पे भी रिसोर्सेज का वेस्टेज एक तरीके से हो रहा है। हम्म। तो मॉडल और एक और मेथड है थ्रू विच द डस्ट इज क्लीन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लीनिंग, जिसमें एक स्लाइट या स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू होता है थ्रू द सोलर पैनल, और जो डस्ट होती है उस पैनल पे डिपॉजिटेड होती है वो उसमें चार्ज आ जाता है, तो इस तरीके से इट कैन बी रिमूव्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिमूविंग। So next one is how NASA has repaired Voyager 1, which is 24 billion kilometers away. तो Voyager 1 and Voyager 2 लॉन्च किए गए थे टू स्टडी दी जुपिटर एंड सैटर्न। 4 ईयर की इनकी ट्रिप थी। इसके अलावा वॉयेजर 1 जो है यहाँ पे प्रॉब्लम बेसिकली ये आ रही थी कि जो डेटा वो वापस भेज रहा था अर्थ पे वो करप्ट डेटा था एंड वो अंडरस्टैंडेबल नहीं था, तो उसको इन लोगों ने फिक्स किया है। इसके अलावा वॉयेजर 1 की जब बात करते हैं तो इसमें पूरा जो एक सिग्नल है उसको अर्थ पे भेजने के लिए 22.5 आवर्स लगते हैं। तो पूरा एक मैसेज को एक्सचेंज होने में 45 आवर्स लग जाते हैं स्पेसक्राफ्ट से। इसके अलावा यहाँ पे बात की गई है कि ये पहला वॉयेजर 1 ही है जो कि एंटर किया हमारा इंटरस्टेलर स्पेस, ऐसा स्पेस जो कि स्टार सिस्टम्स के बीच में होता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है जो कि आगे जाके जुपिटर एंड सैटर्न को स्टडी करेगा। लॉन्गेस्ट है जो कि ऑपरेट हुआ है अभी तक। इसके अलावा वॉयेजर 2 है जिसका लॉन्च किया गया था 2018 में। वॉयेजर 2 का डिस्टेंस अर्थ से 20 बिलियन किलोमीटर्स है। वॉयेजर 1 हमने देखा 24 किलोमीटर्स अवे है। एंड जो ग्रेट रेड स्पॉट है उसके बारे में इंसाइट्स हमें मिले हैं जुपिटर का, एंड जो रिंग है सैटर्न की उसके बारे में इंसाइट्स हमें मिले हैं। वॉयेजर 2 जो है वो एक्सप्लोर करेगा यूरानस को, नेपट्यून को, एंड ऐसा अकेला स्पेसक्राफ्ट बनेगा जो कि बाकी के 4 हमारे आउटर प्लैनेट्स है सबको एक्सप्लोर करेगा। तो यहाँ पे इंटरस्टेलर स्पेस हमने देख लिया, ऐसा ऐसा स्पेस होता है जो कि स्टार सिस्टम्स के बीच में होता है। हेलियोपॉज की अगर बात करते हैं तो आप ऐड कर दो हेलियोपॉज के बारे में। एंड हेलियोशीट हीलियोपोस, इट इज बाउंड्री बिटवीन द सोलर विंड एंड इंटरस्टेलर विंड। इसका मतलब सोलर सिस्टम में जो लास्ट जो बाउंड्री है वे द सन रेस और सन के मैग्नेटोस्फीयर एक तरह से इंटरस्टेलर विंड को रोकते हैं और पूरे सोलर सिस्टम के अंदर को कंजर्व करते हैं, तो उसको हीलियोपोस बोलते हैं। बाउंड्री बिटवीन द सोलर विंड एंड इंटरस्टेलर विंड। एंड इसके दोनों के अलावा जो विंड होते हैं हेलियोशीट इट बैलेंसेस आउट, और इट कॉजेज अ हीलियोस्फीयर टेल फॉर्मेशन होता है पीछे तरफ में। हीलियोसीट इनर मोस्ट ऑफ द बाउंड्री पे आते हैं उसको। हीलियोपोज इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द हीलियोसीट, और हीलियोसीट इनर मोस्ट है, तो इसी में दिया हुआ फोटो में। और आपने जो एंड बताया कि वॉयेजर 1 एंड 2 ये ऑलरेडी इट हैज ऑलरेडी बाईपास्ड बोथ सैटर्न एंड यूरेनस।
अब वो अभी इंटरस्टेलर से जा चुके हैं, तो दे हैव ऑलरेडी स्टडीड. इट हैज लेफ्ट सोलर सिस्टम इन 2018. इसके अलावा हेलियोशीट्स जो है, जैसे हमने देखा आउटर रीजन पे है हेलियोस्फेयर के, यहाँ पे हमने देखा कि जो सोलर विंड्स है वो एब्रप्टली स्लो डाउन हो जाती है, डेंसर हो जाती है और भी ज्यादा हॉटर हो जाती है, तो पाइल अप करती है एक तरीके से सोलर विंड्स हमारे हेलियोशीट्स में। सो नेक्स्ट इज में IUCN। क्वेश्चन उठता है, जो वॉयेजर 1 और 2, इसमें फ्यूल कौन से यूज होता है? क्योंकि इतने किलोमीटर, 20 बिलियन किलोमीटर ट्रैवल करना, वो बहुत बड़ी बात है. तो फ्यूल कौन से यूज होते हैं इसमें? क्रायोजेनिक तो फ्यूल यूज नहीं होंगे, तो उसमें रेडियो आइसोटोप प्लूटोनियम-238 यूज होते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर द सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट. न्यूक्लियर है. जिसको हम हाइड्राजाइन बोलते हैं। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, इट प्रोवाइड्स द power for the spacecraft by the decay of the plutonium-238 into electricity. तो न्यूक्लियर बैटरी है. कंटेंट. देन नेक्स्ट आता है नीलगिरी थार सर्वे। नीलगिरी ताहर की अगर बात करते हैं तो इंडेंजर्ड है इंडिया में। इसके अलावा IUCN जो है वो एंडेंजर्ड. ऑब्जर्वर। हम्म। एंडेमिक इसके स्पीसीज है, अलावा नीलगिरी नाम है, तो नीलगिरी लोकेशन में सिर्फ मिलते हैं. देयर आर अराउंड 3000 थार इन द वेस्टर्न घाट एज रिलीज ए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ इंडिया. शेड्यूल 1 में प्रोटेक्शन है, क्योंकि हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलता है शेड्यूल 1 के अंदर में. और अभी 4 शेड्यूल है अंडर द रिसेंट अमेंडमेंट ऑफ द WPA एक्ट, 1, 2, 3 and 4. 1 में एनिमल्स है, सेकंड प्लांट है, थर्ड में स्पीसीज होंगे, वन मेन स्पीसीज होंगे, इसको आप हंट कर सकते हो. फोर्थ में IUCN वाले जो लिस्ट है वो उसमें फोर्थ में. एंड सेकेंड एंड सबसे सेकंड ज्यादा, फर्स्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे है? अन्ना वाला टाइगर रिजर्व. अन्ना वाला ही टाइगर रिजर्व नीलगिरी में. और सेकेंड सबसे ज्यादा एरवलीकुलम नेशनल पार्क इन केरला. ठीक है. एरविकुलम में अगर बात करते हैं तो चिनार और पंबर रिवर यहाँ से पास करती है, जो कि ओरिजिनेट होती है नायमोडी हिल्स से। नीलगिरी को कंजर्व करने के प्रोजेक्ट नीलगिरी, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है वैसे प्रोजेक्ट नीलगिरी. स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु भी है. ग्रेविटी डिफाइंग स्किल्स है उनका, हाई क्लाइंबिंग करने का. और शॉर्ट ग्रेड डार्क कोट. They inhabit in the open mountain grassland, elevation of 1200 to 2600 of the southern western Ghat में, in a mountain grassland region में रहते हैं. Continue. एंड जो अनामलई टाइगर रिजर्व है हमारी, जो पलाक्कड़ गैप है हमारा साउदर्न वेस्टर्न घाट्स में, उसके साउथ में लोकेटेड है। एंड अगर कुछ माइनर रिवर्स की बात करें तो अलियर, ऊपर और निरार रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, क्योंकि फ्लो करती हैं अनामलई टाइगर रिजर्व। इसके अलावा वाटर स्टोरेज इज दी इन की साउथ इंडियन रिजर्वॉयर्स इज एट 17%। हमने पहले भी देखा था कि 150 रिजर्वॉयर्स ऐसे हैं जहाँ पे, जो कि ऑलरेडी अभी 30% अपनी कैपेसिटी पे रन कर रहे हैं। तो बेंगलुरु में हमने देखा कि रोल हाईलाइट हुआ रिजर्वॉयर्स का, जहाँ पे बहुत ज्यादा कम कैपेसिटी पे चल रहा था, दूर था हमारा वाटर सोर्स, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। इसके बाद सेंट्रल वाटर कमीशन जो है वो डेटा हमें दे रहा है, जो कि बताता है हमें 8.8 बिलियन क्यूबिक मीटर्स जो वाटर है हमारा पूरा स्टोरेज में अभी है, जितना स्टोरेज कैपेसिटी हमारा होना चाहिए था। जो हमारा टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है 53.3 BCM है, बट अभी प्रेजेंटली 8.8 BCM हम कैरी कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि वाटर स्टोरेज जो है हमारे रिजर्वॉयर्स में वो कम चल रहा है, जिसमें एल नीनो का भी इम्पैक्ट देख सकते हैं हम, जिसकी वजह से मॉनसून रेंज जो है वो कम आती है, जिस वजह से स्टोरेज कम हो पाती है हमारे
रिजर्वॉयर्स में, या फिर जो विड्रॉल होता है पोस्ट मानसून फेज में उस टाइम पे भी, जिससे ये की सेक्टर्स हैं जैसे ड्रिंकिंग के लिए जो अवेलेबल होता है वाटर वो कम हो जाता है, इरिगेशनल पर्पसेस के लिए वाटर कम हो जाता है। की रिजर्वॉयर्स जो हमारे 5 स्टेट्स में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, वहां पे हमने देखा कि 17% तक रिड्यूस हो गया है हमारा जो रिजर्वॉयर कैपेसिटी है। तो ये और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा शॉर्ट टर्म में। इसमें अगर देखें तो बोरवेल्स डिग किए गए थे, बट वो एक शॉर्ट टर्म मेजर है, लॉन्ग टर्म के लिए हमें और भी ज्यादा प्लानिंग करनी चाहिए। तो अगर इसमें आप कुछ इसमें लिखा हुआ है कि सदर्न इंडियन रिजर्वर 17% में एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न में पेरिनियल रिवर है, दे आर फीडेड बाय द ग्लेशियर। सदर्न में ऐसा होता नहीं है, दे आर मोस्टली रेन फेड। तो रेन फेड है तो मोस्टली जो इरिगेशन इट इज कंडक्टेड बाय द टैंक रिजर्वर और पॉन्ड्स रादर देन की कैनाल इरिगेशन होता है। और दूसरे की साउथ में क्या कर सकते हैं, इंटरलिंकिंग रिवर के बारे में बात बोल रहे हैं, कृष्णा गोदावरी ऐसे केन बेते हैं वैसे ही उसमें एक रोल प्ले कर सकते हैं। सेकंड, जो डैम सेफ्टी एक्ट 2021 उसमें मिनिमम ई फ्लो की बात करते हैं, वो भी होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम दैट। और एक्यूफायर रिचार्ज कॉमन प्रमोट कर सकते हैं। कंटिन्यू। इसके बाद बात आती है लोअर रीचेस ऑफ हिमालयास, वेस्ट बंगाल में एंड बाकी हिली रीजन्स में जो टी प्लांटेशन वर्कर्स होते हैं वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है FSSAI का। इसके अलावा टी बोर्ड जो है इंडिया का, उसका रोल आ जाता है। अगर हम बात करें लैंड ओनरशिप की, इश्यूज हैं, मिनिमम वेजेस जो हैं वो डिफाइंड नहीं है इन टी प्लांटेशन वर्कर्स की, तो उनके इश्यूज अराइज होते हैं। इसके अलावा प्लांटेशन लेबर एक्ट जो है 1951, वो प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट एंड रिपेयरमेंट कैसे हो रहा है। तो अगर आप ऐड दोआर्स के टर्म मेंशन है, दोआर्स का मतलब क्या होता है? तो ये एलुवियल फ्लड प्लेन्स हैं ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, सर्दर्न भूटान इस रीजन में। एंड लिटरल मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज डोर्स। डोर्स असमीज और जो बंगाली लैंग्वेज है। हम्म। इसके और अलावा टी टी बोर्ड प्लांटेशन है, टी प्लांटेशन इसका मतलब प्लांटेशन क्रॉप इंडिया में कहीं पर भी, चाहे रबर प्लांटेशन साउथ में हो या फिर टी प्लांटेशन हो, कहीं भी प्लांटेशन क्रॉप है, इट इज मोस्टली लेबर इंटेंसिव। लेबर